सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन तक चली बहस में साबित हो गया था कि सभी राजनीतिक दल भले ही इसे सर्वसम्मति से पास कर रहे हों, परंतु इसके इर्द गिर्द राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से ओबीसी दांव चलकर अपने लिए नए वोट बैंक और नए राजनीतिक समीकरण जुटाने का प्रयास किया। लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने न केवल जातीय जनगणना की मांग रखी, बल्कि महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में दिए जाने वाले 33% आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की मांग रखी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओबीसी की कम भागीदारी के विषय को भी लोकसभा में उठाया। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस ने जिस तरह से ओबीसी के विषय को आक्रामक ढंग से उठाया, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब कांग्रेसी ओबीसी दांव खेलकर नए सिरे से अपने लिए एक नया वोट बैंक तैयार करने का राजनीतिक समीकरण तलाश रही है। परंतु क्या कांग्रेस का ये दांव इतना सरल है जितना दिख पड़ रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस को ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ लाने से पहले बहुत से कठिन सवालों के जवाब देने होंगे और राज्यसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर बहस के दौरान ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने उठाए थे, जो स्वयं भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुशील कुमार मोदी ने राजनीति के अनेक कड़वे सवालों का सामना कांग्रेस से कराया। सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय काका कालेकर की अध्यक्षता में ओबीसी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समिति बनी, तो उस समिति की रिपोर्ट कभी ना तो सामने लाई गई और ना ही उस पर कुछ अमल हुआ। इसी प्रकार सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस को याद दिलाया कि जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर ओबीसी समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, उस समय के कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने इस रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करने का विरोध किया था। वैसे अगर बात करें, भारत की राजनीति में तथ्य किसी छुपे हुए नहीं है कि देश की आज़ादी के बाद से 1980 के दशक तक जब कांग्रेस का एकाधिकार देश की राजनीति पर था और अधिकतर राज्यों में उसकी पूर्ण बहुमत वाली सरकारें होती थीं, तो अधिकतर उत्तर भारत के राज्यों में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में और बिहार में कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय के मुख्यमंत्री बनाने या इस समाज को राजनीतिक भागीदारी देने में कोई रुचि नहीं दिखाई और इसके चलते ओबीसी समाज एक वोट बैंक के रूप में उससे छिटक गया और जनता दल उनकी नई आवाज़ के रूप में उभर कर सामने आया। आपको बताए चलें कि अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से कांग्रेस नए सिरे से अपने पुरानी राजनीति गलियारों को सुधारना चाहती है, परंतु इसके लिए उसे सबसे पहले अपने नए अलायंस के सदस्यों से ही टकराव लेना होगा, क्योंकि कांग्रेस देश में अपनी राजनीति ताकत हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना खोया हुआ जनाधार हासिल करना चाहती है। ऐसे में यदि इन 2 राज्यों में जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण सहित अनेक अधिकारियों की मांग कर कांग्रेस अधिक मुखर होगी, तो इसका सीधा नुकसान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को होगा और साथ ही दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में ओबीसी राजनीति के सहारे सत्ता में काबिज अनेक राजनीतिक दल भी कांग्रेस के ओबीसी दांव से आज सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस का ओबीसी दांव से खुद को मजबूत करने का प्रयास उसके लिए नए अलायंस में तनाव का कारण बन सकता है। लेकिन इतना तो तय हो गया कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में मिली विजय के बाद कांग्रेस अब ओबीसी को अपने नए वोट बैंक के रूप में पूरे देश में विकसित करने के लिए तैयार है और लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर हुई बहस के दौरान कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया और कांग्रेस की नई राजनीतिक चाल से फिलहाल क्षेत्रीय दलों को अधिक चिंतित होने की ज़रूरत है। सीधा सादा न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।